हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत में शिक्षा का डेवलप कैसे हुआ, यानी विकास कैसे हुई शिक्षा का। तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक से मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो आप बने रहें। तो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चंस लिया गया है। जैसे भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ स्थापित किया था, तो कलकत्ता में, यानी यूपी पीसीएस 2006 का पूछा गया है। देखते हैं 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग, कौन, तो वारेन हेस्टिंग। अब पूछा जाता है वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774, यानी 1774 से लेके 85 ईस्वी तक था इसका शासनकाल। जो वारेन हेस्टिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक की बात करें तो यह सर विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इतने सारे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो देखते हैं 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधित कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो किसने किया था, तो जोनाथन डंकन ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसने किया था, तो जोनाथन डंकन ने किया था। देखते हैं 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में यानी यूपी में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, कथन फर्स्ट है। देखते हैं कथन फर्स्ट है और कथन सेकंड क्या कर रहा है। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। देख सकते हैं आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। कथन आर कथन ए की सही व्याख्या है, इस तरह से सही है, देख सकते हैं। 19 का पूछा हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी के दौरान इसका कार्यकाल बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में एक संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नाथानियल हेल्डहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग्स के प्रशय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भागवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं इस तरह से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं। 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, किसको प्रदान की गई थी, तो माइकल मधुसूदन दत्त को। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। देख सकते हैं एशियन सोसाइटी का स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई। क्वेश्चन 6 देखेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इम्पोर्टेंट है, किसने था, चार्ल्स विल्किंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। क्वेश्चन 7 देखेंगे।
निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? शकुंतला का सर विलियम जोन्स ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय यानी कलकत्ता उच्चतम न्यायालय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय जो है इसकी स्थापना पूछा जाता है, यह 1774 ईस्वी में हुआ था इसका, ठीक है। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एवं स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था में एशियाटिक रिसर्च जेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास के रचित अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कालिदास द्वारा जो रचित है जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। कुछ बोल देते हैं जो इम्पोर्टेंट है कालिदास के द्वारा जो रचित किया गया है वो सब, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसके बाद मालविकाग्निमित्र, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये सब याद रखिएगा, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये इतने सारे जो है ना ये रचित है कालिदास के द्वारा। अंग्रेजी में अनुवाद किया किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? इसका उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। उत्तराखंड प्री में पूछा गया। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? ऐसा कौन सा अधिनियम था? तो वह अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम जो था 1813 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम में की थी। 10 देखेंगे। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखते हैं। सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट इन एंड शुरू की गई, राइट है। उसके बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा। 1 और दोनों सही है। देखते हैं। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र। वुड डिस्पैच क्या था? यह शिक्षा का ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कहा गया था कि शिक्षा हमेशा उच्च कुल को देना चाहिए, जो छन छन करते हुए निम्न कुल में आ जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने वाला पर बल दिया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया यानी फोकस किया गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान यानी ग्रांट इन एड की पद्धति सिस्टम चलाने की सिफारिश भी की गई। इसमें 11 देखेंगे। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो शिक्षा से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इसको डेट को याद रखेंगे। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया।
तो वाली इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल यानी फोकस दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व समझा गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय, लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1854 में। इसको याद रखेंगे, 19 जुलाई। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। कौन सा डेवलप पे विशेष रूप से जोर दिया गया? तो प्रथम शिक्षा के विकास में। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल W हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास यानी डेवलप पर विशेष तौर पे जोर दिया था। 13 प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? ये देखते हैं, पूछा गया है। 21 का क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरह से देख। लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ठीक है, उसी के काल में जनगणना भी चालू हुआ था, यानी पूर्ण रूप से। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई। क्या? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। देखते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई। सेडलर आयोग संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिक्षा से, ये बहुत बार पूछा गया है। सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1917 में यह सरकार ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग की नियुक्ति किया। डॉक्टर M.E. सेडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार भी आवश्यक है, ठीक है। वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की गई और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। 16 शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, 1917 में, इसको याद रखेंगे। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो वे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इस तरह से ऑप्शन डी राइट है। देखते हैं, पूछा गया है 66 BPSC प्री में। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों जैसे सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को अपॉइंटमेंट किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है। 18 लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा सिस्टम में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि यानी कानून मेंबर लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। पूछा जाता है अंग्रेजी भाषा का समर्थन किसने किया था भारत में? तो लॉर्ड मैकाले ने। भारत के 19 औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निश्चयन सिद्धांत के क्षेत्र में संबंधित था। किससे? तो शिक्षा से। इम्पोर्टेंट है। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निश्चयन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत थ्योरी का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए। इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक यानी नीचे तक पहुंचेंगे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। इतनी कम साधनों से। 20 भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादन थे। इंपॉर्टेंट है। मैकाले, लॉर्ड मैकाले थे, इसको याद रखेंगे। भारत में
आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। इसको याद भी रखेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। किसने कहा था? इसको याद रखिएगा, मैकाले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। ठीक है। 22 निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ये इम्पोर्टेंट है। किन से पड़ी? तो 1813 का चार्टर, ये भी सही है। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1827, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इस तरह से ऑप्शन डी राइट है। देखते हैं IS प्री 18 का पूछा हुआ 2018 का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ाया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को अपनाया गया। 1827 ईस्वी में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपियन मेंबर्स शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक 1828 से 1835 के के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा समर्थकों के नेतृत्व करता थे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में। देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, एक मार्ग मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। इसको भी याद रखेंगे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 के टाइम में हुई। 1857 के समय हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेघनाकर्ता कहे जाने वाला 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 की क्रांति के टाइम में हुई थी। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई यानी बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो किसके प्रयत्नों से? तो D.K. कर्वे के, ऑप्शन बी राइट है। इसको याद रखेंगे। D.K. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुई थी, उस टाइम में मुंबई के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गिरी की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। किसको? D.K. कर्वे को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन की बात करें तो B.G. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। इसको इम्पोर्टेंट है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापक V.K. चिपलुंकर, B.G. तिलक, M.B. नामजोशी और गोपाल गणेश भार्कर प्रमुख थे। जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो हिंदू कॉलेज
कलकत्ता की स्थापना हुई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में इम्पोर्टेंट है। अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। इसको भी याद रखेंगे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? तो 1875 ईस्वी में हुई। 29 डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 30 देखेंगे। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो करना है इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग जो की थी उसका राइट 2 है। इस तरह से ऑप्शन 2 है, आप लोग देख सकते हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में किया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1780 ईस्वी में किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली ने 1800 ईस्वी में किया। इस तरह से देख सकते हैं। 31 वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ये इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर की बात करें तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। IAS प्री 2020 का पूछा गया है, इसको अच्छी तरह से देखेंगे। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। 32 फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उनको हम लोग देखेंगे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इस तरह से ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, यानी केवल 2 हो जाएगा। देखते हैं 21 का पूछा गया है। 33 निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। इम्पोर्टेंट है। भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल के अध्यापक तथा बाद में वायसराय से वकील रहे। व्यवसाय से वह एक वकील थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसको याद रखेंगे। बनारस देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास 4 फरवरी 1916 यानी लखनऊ अधिवेशन के टाइम में कांग्रेस का वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था भारतीय इतिहास में। इसको याद रखेंगे। 35 निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? सबसे पहले तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, यानी BHU को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का सबसे पहले केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी को श्रेय जाता है। इस तरह से जितने भी आधुनिक शिक्षा से क्वेश्चंस था उनको हम लोगों ने कवर किया। पिछले प्रीवियस ईयर पूछा गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर